हाँ, को कैमरे में भी तो अच्छा फील हो ना कि टीचर ना वो क्लास में जगह जगह देख के वो आखिरी वाले भाई वो वाले जैसे उधर ऑडिट या सीलो में वो सबसे पीछे वाले से मैं पूछता हूँ तो उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही होती। अब वो मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऊंचा बोल रहा होता हूँ। तो बहरहाल आपने घर जाके पढ़ा, आपने पढ़ा कि ऑफ़र की क्या कंडीशंस है। ऑफ़र अपने आप को नहीं हो सकती, ये बात क्लियर है, सबको क्लियर है। फिर नेक्स्ट लेवल पे हमने पढ़ा कि ऑफ़र में अगर कोई कंडीशन है तो कंडीशंस बतानी होंगी, ये पॉइंट क्लियर है। फिर हमने कहा ऑफ़र सर्टन होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए। मतलब क्या था इसका? क्लियर कट हो, कोई डाउट नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई इसमें और परेशानी नहीं होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए, एब्सोल्यूट प्रॉपर तरीके से। फिर एक स्टेप आगे बढ़े और हमने कहा कि ऑफ़र जो है वो कम्युनिकेट सही से होनी चाहिए, बोली जाए, लिखी जाए या कम से कम एक्शन से समझाई जाए तो अगले बंदे को वो समझ आनी चाहिए। और अगर ख़त हो तो वो कब कम्युनिकेट होगा भला? जब ख़त पहुंच जाएगा तब कम्युनिकेट होगा। ये बात भी क्लियर हो गई। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने देखा कि ऑफ़र ख़त्म कैसे हो सकती है। तो पता ही लगा कि ऑफ़र जो है वो मरने से ख़त्म हो सकती है, उस बंदे के पागल होने से ख़त्म हो सकती है, ऑफ़र देने वाला खुद ही ऑफ़र रिवोक कर ले, एक्सेप्ट करने वाला मुंह पे इनकार कर दे, टाइम दिया हो टाइम ख़त्म हो जाए, कंडीशन दी हो कंडीशन पूरी ना हो रही हो। तो कई तरीके देखे थे हमने ऑफ़र के लैप्स होने के। सवाल ये है कि पिछले दिन में मौजूद जो कुछ हमने पढ़ा उसमें आपकी क्या कन्फ्यूजन हैं, क्या क्यूरीज़ हैं, क्या परेशानी है? कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई घबराहट? यूँ करेंगे तो हम डेली बहुत ज़्यादा पढ़ लिया करेंगे। होती नहीं है सर, ऐसा पढ़ाते ही नहीं है आपके कन्फ्यूजन रह जाए। असल में ज़ाहिर है एक बड़ी क्लास में ना हर तरह का यूज़र होता है और फिर जब भरे हुए बच्चे बैठे हुए होते हैं ना तो अक्सर बच्चे तो टीचर से मुंह छुपा के साइड पे बातें कर रहे हैं, कभी देखा कभी नहीं देखा। इस क्लास में ना आप लोग मजबूरन अलर्ट रहना पड़ता है कि हम तो सर को नज़र आ रहे हैं कि जो है ना सारों के चेहरे बड़े वाज़ेह नज़र आ रहे होते हैं। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चों के बीच में से एक बच्चे का हल्का सा जो है ना वो जब वो बच्चे भरे हुए होते हैं ना तो वो होता है कि एक बच्चे की गर्दन के ऊपर एक और की गर्दन, उसके ऊपर एक और की गर्दन, तो यूँ करके एक व्यू बन रहा होता है पूरा। तो यहाँ जो है वो आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ता है। तो आप फिर ना चाहते हुए पढ़ भी अच्छा लेते हैं। तो फिर घर जाके आप अगर लिखने वाला एक्टिविटी शुरू कर दी है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं शुरू की तो कम से कम उसको लिखना शुरू कर दें साथ साथ। तो जितना हमने कल पढ़ा उसमें कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, हर चीज़ समझ आ रही है। ये इनविटेशन टू ऑफ़र वाली कहानियाँ समझ आई हैं? इनविटेशन टू ऑफ़र एक बस सिचुएशन है जिसमें एक बंदा दिखा रहा है कि मैं अवेलेबल हूँ, रेडी हूँ, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो ऑफ़र नहीं है। ऑफ़र तब होगी जब एक बंदा वाजगाफ तरीके से दूसरे को कोई चीज़ बताएगा। तो अगर कोई चीज़ डिस्प्ले पे लगी हुई है तो वो इनविटेशन है, लेकिन अगर उसके साथ प्राइस टैग लगे हुए हैं, फिक्स प्राइसेस हैं, तो वो ऑफ़र है। कोई बोल रहा है कि ये चीज़ इतने की ले लो तो वो ऑफ़र है। कोई कह रहा है आओ बैठ के बात करते हैं, वो इन्विटेशन है। दाखिले खुले हैं, ये इन्विटेशन है। ये सब्जेक्ट इतने रुपए में इतने का देंगे, ये ऑफ़र है। तो ऑफ़र और इन्विटेशन का हमें फ़र्क समझ आ रहा है। फिर एक्सेप्टेंस की एक बहुत मुश्किल डेफिनेशन देखी। जब जिसको ऑफ़र दी जाती है वो मान जाता है तो वो एक्सेप्टेंस हो जाती है, वो भी क्लियर। एक्सेप्टेंस रेवोकेशन से पहले पहले हो जानी चाहिए, ये बात क्लियर है। ऑफ़र वापस लेने से पहले पहले, लैप्स होने से पहले पहले। एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस में किसी किस्म का कोई परेशानी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर एक्सेप्ट करने वाला आगे से शर्तें रख दे वो काउंटर ऑफर बन जाएगी, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। ऑल डन? आगे चलें। मैंने कहा था कल आपके उस पर डिपेंड करता है जिस बात पे, तो मुझे तो लग रहा है आप लोग चैप्टर ख़त्म कराने के मूड में। वो वैसे ही है, अल्लाह खैर करे। क्योंकि अब आगे एक दो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, टेक्निकल टॉपिक्स हैं, लेकिन बहरहाल सिचुएशन देखेंगे उसके हिसाब से। एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स के बाद जो है ना वो फिर हम लोगों ने रेवोकेशन पे डिस्कशन करनी है। एक टेक्निकल डिस्कशन होती है, हम टाइम देखेंगे क्योंकि जुम्मे वाले दिन हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है।
क्योंकि वो जो पीछे का आधा घंटा है वो खाया जाता है, तो हमारे पास तकरीबन 45 मिनट्स होते हैं, क्योंकि 3 बजे इसी कमरे में कुछ और क्लास होनी है। पहले 3 दिनों में जो है वो थोड़ा सा फिर भी कुशन होता है, क्योंकि उसमें पहले 3 दिन में मेरी ही अपनी क्लास होनी होती है, तो आखिरी 3 दिन में जो है वो मेरी नहीं, वो जवासा वाली साइड की क्लास होती है। मैंने MFA जो है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, वो उसमें फाइनेंस का पोर्शन है और थ्योरेटिकल पोर्शन है मैनेजरियल का। तो मैनेजरियल साइड मैं कवर कराता हूँ, तो पहले 3 दिन में तो मेरी अपने आप से ही जंग है, आखिरी 3 दिन में एक जज्बाती इंसान से जंग है। तो वो जो है ना उनके आने से पहले जो है ना हम कमरा खाली कर दें, ताकि वो बच्चों को 2-2.5 घंटे जो पढ़ाना चाह रहे हो तो वो उनको हम ना तंग करें। ये पहली बात अब समझ आ रही है। अब एक्सेप्टेंस के मॉड के बारे में समझते हैं और एक्सेप्टेंस में अवेयर के बारे में। एक बड़ा मज़े का रूल है, एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, हमारे लिए बड़ा आसान है, हम टीवी बंद कर दें और मैं हवा में सारी बात बताऊं और हम एंड पे इंग्लिश देखें, या हम सिरे से इंग्लिश ना देखें और घर जाके देखें। मेरी ख्वाहिश होती है कि घर जाके जो किताब में आपने पढ़ना है वो कम से कम अल्फाज आपने क्लास में एक दफ़ा देख ली हो, तो घर जाके आपको ये टेंशन ना हो कि अब हमने समझना है। घर जाके किताब सामने रख के आप लिखें और कम से कम टाइम में ऑप्टिमम तरीके से लेके चलें। तो रूल बड़ा मज़ेदार है, एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस कहेंगे ही तब जब एक्सेप्टेंस देने वाले ने जो हरकत की है उसे पता हो कि ये एक्सेप्टेंस है। मशहूर ज़माना एग्जांपल है, एक दोस्त दूसरे दोस्त की तरफ आया, उसके घर बैठा रहा, उससे बातें करता रहा और चला गया। गलती से अपना बटुआ वहाँ भूल गया, नहीं जहन में रहा। घर पहुँचा, अपना बटुआ नज़र नहीं आया, परेशान हुआ, ऐलान करा दिया मस्जिद में। उसने कहा जो कोई भी मेरा बटुआ ढूंढ के ला के देगा मैं उसे 5000 इनाम दूंगा। अब ऑफ़र है, बड़ी क्लियर कट ऑफ़र है कि जो कोई भी मेरा बटुआ ढूंढ के ला के देगा मैं क्या करूँगा, मैं उसे 5000 इनाम दूंगा। लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, उन्हें बटुआ नहीं मिला। 3 दिन बाद इसी का दोस्त अपने घर में किसी वक्त सामान पे कुछ सेटिंग वगैरह कर रहा था, अपने दोस्त का बटुआ नज़र आया। बटुआ लेके आके अपने दोस्त को दिया। उसने कहा यार तुम मेरे घर भूल गए थे। इसने कहा बहुत शुक्रिया, तुम जैसे अच्छे दोस्त और कहाँ मिलते हैं। जब ही डाली, बटुआ उससे लिया, वो दोस्त चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक बंदा मिला, तो उसने कहा तुम कहाँ से आ रहे हो। उसने कहा वो साहब के घर से। उसने कहा अच्छा वो जिनका बटुआ गुम हुआ था, जिन्होंने मस्जिद में ऐलान कराया था कि जो लेके आएगा 5000 का इनाम। उसने कहा क्या करो, क्या मतलब 5000 का इनाम। कहा उन साहब ने तो ऐलान किया था कि जो बटुआ ढूंढ के ला के देगा उसे 5000 मिलेंगे, और उसी दोस्त ने बटुआ ढूंढ के ला के दिए। अब ये दोस्त वापस गया, इसने कहा वो तुमने मुझे 5000 इनाम नहीं दिया। उसने कहा कौन सा इनाम। उसने कहा तुमने ऐलान कराया था जो ढूंढ के ला के देगा उसे इनाम मिलेगा। तो उसने कहा तुमने सुना था, क्या तुम तक खबर पहुंची थी उस ऐलान की। तुमने ये दोस्ती यारी वाला एक्शन किया है। तुम्हारा मुझे बटुआ वापस देना इज़ नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ माई ऑफर। कोई और शख्स ऐलान सुन के मेरा बटुआ ढूंढ के ला के देता, तो कोई ला के देता जिसने ऐलान सुना है, तो एक्शन एक्सेप्टेंस है, और इसने वही एक्शन किया लेकिन इसके एक्शन को हमने एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। उसे कहेंगे जब एक्सेप्ट करने वाले को पता हो ये जो मैं हरकत कर रहा हूँ ये एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस के वक्त आपको पता होना चाहिए कि ऑफ़र क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आपका वो हरकत एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। क्या ये बात समझ आई? जी सर। फिर अगले लेवल पे चलते हैं। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन रीजनेबल मोड, या जो भी मोड डिफाइन हो। यहाँ पे हमारा ये बटन नहीं चलता, पता नहीं चल पड़ा हुआ आजेगा। एक्सेप्टेंस जिस मोड में कही जाए उस मोड में होनी चाहिए। कॉलेज ने आपको ऑफ़र दी, आपको व्हाट्सएप मैसेज किया, कहा बीलो की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो फ्रंट ऑफिस में आएँ, फॉर्म पकड़ें, फॉर्म को फिल करके फ़िज़िकली हमें जमा करा दें ताकि हम मान लें कि आप कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। आपने क्या किया, आपने कॉलेज के नंबर पे फ़ोन कॉल करके 2 दिन बाद कहा हाँ मुझे कबूल है, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। क्या आपने सही किया? कॉलेज ने एक्सेप्टेंस का क्या तरीका बताया था? आए, फिज़िकली आएँ, फॉर्म पकड़ें, साइन करें और जमा करा दें। तो
अब अगर हमने ऑफ़र दी है आपको कि आप एक्सेप्टेंस यूं देंगे, हमने आपको मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बता दिया है, और आप किसी और तरीके से एक्सेप्टेंस दे दें तो शायद आपको लगेगा आपने एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन हमारी नज़र में एक्सेप्टेंस। अब आप अगर हमें कॉल करें तो फिर ऐसे में हम पे वाजिब हो जाएगा, हम कहेंगे भाई हमने कॉल नहीं कहा था, हमने कहा था फॉर्म जमा कराओ। तो अगर 5 दिन बाद आप आएँ और तब तक दाखिले फुल हो चुके हैं और आप कहें मेरे साथ क्या किया आपने, तो 2 दिन पहले मैंने एक्सेप्टेंस दे दी थी, तो हम कहेंगे भाई हमने आपको कहा था हमें कॉल पे नहीं चाहिए, हमने कहा था फॉर्म जमा कराओ। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने कॉल पे कहा मैंने एडमिशन ले लिया आपके पास, और कॉलेज वाले कहें बहुत शुक्रिया ठीक है हम नोट कर लेते हैं, तो समझिए उन्होंने एक्सेप्टेंस मान लिया। तो रूल क्या होगा? पहला पॉइंट, एक्सेप्टेंस उस मोड में होनी चाहिए जो बताया गया है। पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्टेंस अगर उस मोड में नहीं दी, अगले बंदे ने किसी दूसरे तरीके से दी है, तो ऑफरर को इंसिस्ट करना चाहिए कि उस मोड को फॉलो करो। तीसरा रूल, अगर ऑफरर इंसिस्ट नहीं करेगा, इसरार नहीं करेगा, तो इट शैल बी एज्यूम्ड कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, यानी समझा जाएगा कि हाँ भाई वो राज़ी है एक्सेप्टर से, अगर उसने एतराज़ शोर नहीं मचाया। तो एक्सेप्टेंस का मोड अगर बताया गया हो तो आइडियली उस मोड में होनी चाहिए, ना बताया हो तो जो नॉर्मल तरीका है रीज़नेबल मोड उसमें होनी चाहिए। और अगर आपने गलत मोड से कर दी और अगले बंदे ने इसरार नहीं किया, तो समझा जाएगा कि एक्सेप्टेंस करने वाले ने अपना हक अदा कर दिया। तो ये छोटे छोटे से रूल्स हैं जो किताब हमें बताना चाह रही है। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन मैनर स्पेसिफाइड, where no mode is specified, exception should be made in usual manner, normally जैसे होता है वैसे। If acceptance is not made in manner prescribed in proposal, अगर acceptance वैसे नहीं है जो proposal में बताया गया था, offerer shall insist for, offerer को क्या चाहिए? insist करेगा भाई ऐसे करो। If he fails to insist within reasonable time, it is deemed, जैसे सीम होता है ना, ऐसा लगता है, ऐसा देखा जाएगा, तो डीम्ड लॉ के अंदर वर्ड होता है ऐसा समझा जाएगा, मान लिया जाएगा। तो ये मान लिया जाएगा कि उसने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या हमें अभी तक के दोनों रूल समझ आए? एक्सेप्टेंस के वक्त एक्सेप्टर को पता होना चाहिए प्रपोजल का, और दूसरा रूल एक्सेप्टेंस उस मोड में होनी चाहिए जो मोड बताया गया हो। ऑल क्लियर? अब आते हैं एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पे। जिस तरह से हमने ऑफ़र की कम्युनिकेशन की बात की थी, वैसी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की बात करते हैं। यहाँ से टेक्निकल डिस्कशन शुरू हो जाएगी। एक्सेप्टेंस मे बी कंप्लीट व्हेन इट इज़ कम्युनिकेटेड टू द, ऑफ़र देने वाले ऑफ़र दी, दूसरे ने सुना, ऑफ़र कम्युनिकेट हो गई। जब वो एक्सेप्टेंस देगा तो ये कब कम्युनिकेट होगी? जब ये सुन लेगा। अच्छा, लिखने वाले ने लिख के भेजा था, दूसरे ने जब पढ़ा तो ऑफ़र कम्युनिकेट हुई थी। जब वो जवाब लिख के देगा तो जब ये पढ़ेगा इस तक पहुंचेगी तो इस तरह से हो जाएगा। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। ये बात तो हम तीसरी दफ़ा पढ़ रहे हैं। याद हमने क्या कहा था? बोल के लिख के भी हो सकता है, एक्शन से भी हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस भी ऐसे हो सकती है, ऑफर भी ऐसे हो सकता है, प्रॉमिस भी ऐसे हो सकता है। तो ये लाइन भी हम काट देंगे क्योंकि ये वाली बात हमने इससे पीछे पढ़ी हुई है। अब एक नया रूल, इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन। नेगेटिव कन्फर्मेशन, दुनिया में एक तरीका कम्युनिकेशन का ये भी होता है कि आप अगले बंदे से कहते हैं देखो अगर तुम्हारा कोई जवाब ना आया तो मैं समझूंगा कि तुम राज़ी हो। आप अपने दोस्त को कहते हैं यार कल शाम 7 बजे हमारा खेलने का प्लान है, अगर कोई मसला हो तो बता देना वरना मैं ग्राउंड में तुम्हारा इंतज़ार कर रहूँगा। यानी आपने जो ऑफ़र उसे दी है, कहा कि हम कल शाम 7 बजे वहाँ खेलने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, कोई मसला हो तो बता देना। अब अगर अगले दिन शाम 7 बजे तक आपको उसकी कॉल नहीं आई तो असूलन आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? वो आएगा। ये जो आपने ऑफ़र दे के, उसने जवाब तो दिया ही नहीं आपको, आपने कैसे मान लिया कि जवाब आ गया? क्योंकि आपने जवाब देने का एक तरीका बताया था। आपने कहा था ना जवाब देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम आओगे। इसे कहते हैं नेगेटिव कन्फर्मेशन। तो सम टाइम हम दुनिया में इस तरह से करते हैं कि हम किसी को कहते हैं देखो अगर तुमने मुझे जवाब ना दिया तो मैं इसका ये मतलब समझ लूँगा। कॉन्ट्रैक्ट तक कहता है खबरदार यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ मजाक नहीं हो रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप किसी को ऑफ़र दो, वो ऑफ़र का जवाब ना दे तो इसको रिजेक्शन ज़रूर समझ लेना, एक्सेप्टेंस मत समझना।
अगर उसने एक्सेप्ट करना है तो उसे बताना होगा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन। और नेगेटिव कन्फर्मेशन किस फिनोमेना को कहते हैं? जब एक ऑफर के जवाब में, एक बात के जवाब में अगला बंदा अगर खामोश है तो आप समझ जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे घर वाले अपने मतलब घर में वालिदैन अपने छोटे बच्चों को देख के कहें कि हमें पता है कि ये तुमने किया है, अगर नहीं किया तो बता दो, नहीं तो खामोशी से बैठे रहो, हमें समझ आ जाएगी। तो बच्चा नीवा होकर बैठ जाता है, खामोशी से सर झुका लेता है, उसे पता होता है पकड़ा तो मैं गया हूँ। तो वालिदैन को उसकी खामोशी से पता लग जाता है कि यही कसूरवार है, यही चॉकलेट चोरी करके खा गया। तो नेगेटिव कन्फर्मेशन दुनिया में एक मोड होता है जिसमें एक बंदा दूसरे से कहता है देखो तुम अगर खामोश रहोगे तो मैं इसका कुछ मतलब समझूंगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने सख्ती से मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने नेगेटिव कन्फर्मेशन वाली एक्सेप्टेंस नहीं देनी। अगर ऑफ़र देने वाला कहे इस ऑफ़र के जवाब में तुम खामोश रहे तो मैं समझ जाऊंगा तुम ओके हो, ये नहीं करना। और ना ही एक्सेप्टेंस वाला खामोश रहे कि तसव्वुर दे कि हाँ भाई मेरी तरफ से सब ओके, बताना होगा। रिजेक्ट करना है तो भी बता दे, एक्सेप्ट करना है तो भी बता दे। खामोश रहे तो हम ये ज़रूर तसव्वुर कर सकते हैं कि रिजेक्ट हो गया, लेकिन खामोश रहने को एक्सेप्टेंस तसव्वुर नहीं कर सकते। किताब से इंग्लिश दोबारा देखते हैं। इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन। यानी नेगेटिव कन्फर्मेशन क्या होती है? इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम दैट इट विल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। नेगेटिव कन्फर्मेशन कहते हैं कि अगर एक चीज़ के खास टाइम तक एक्सेप्ट ना हो तो समझ लें कि वो एक्सेप्ट हो गई है। इन्होंने कहा खबरदार ये हरकत यहाँ पे नहीं की जाएगी। यहाँ तक क्या सारी बात समझ आ रही है? अब हम आते हैं अपनी डिबेट पे। हमें चाहिए 2 मार्कर्स, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को खत लिखा। खत ए ने बी को खत लिखा। ए बैठा है पाकिस्तान में, बी बैठा है इंग्लिस्तान में। हम 1872 के आसपास हैं, या फ़र्ज़ करें चलें 1900 समथिंग में हैं। ना इंटरनेट है, ना वॉइस मैसेज है, ना व्हाट्सएप है, ना ईमेल है। ऑफ़र कम्युनिकेट हो रही है ख़त से, तो वापस कैसे आएगी? ख़त से। ए ने बी को ऑफ़र दी कि मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा अगर तुम 100,000 kg ऑफ फलाना चीज़ मुझे दोगे। मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा अगर तुम मुझे 1 लाख किलो का सामान सप्लाई करने पे राज़ी हो। अब प्रॉब्लम ये है कि ख़त है तो ज़रूरी नहीं कि जब भेजा उसी वक्त पहुंच गया। ख़त भेजा ये वाले भाई साहब ने 28 मई को, ख़त पहुंचा 28 जून को, 1 महीने बाद। और ए ने बी से कहा कि तुम 1 लाख केजी मुझे बेचोगे तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दे दूंगा। बी ने ख़त देखा, उसने कहा यार ऑफ़र तो बड़ी मज़े की लग रही है। अपने स्टाफ से पूछा हमारे पास कितना है, उन्होंने कहा 17,000 किलो पड़ा हुआ है। उसने कहा ज़रा 1 आध दिन में पता कराओ कहाँ कहाँ किस किस गोदाम से उठा सकते हैं। 2-3 दिन में उसे पता लग गया कि ये 1 लाख चीज़ों का ऑर्डर दे सकता है। ये भाई साहब ने ख़त का जवाब रवाना किया। दो जुलाई को एक्सेप्टेंस का ख़त रवाना कर दिया। ये ख़त था ऑफ़र का। 2 जुलाई को एक्सेप्टेंस का ख़त रवाना कर दिया। अब इसने तो 2 जुलाई को सारा सामान साइड पे रख लिया। उसने ऑफ़र दी थी, वो मानता है $1 मिलियन देने को वो तैयार है अगर उसको 1 लाख केजी मिल जाए। तो इसने अपने पास सामान रखा और एक्सेप्टेंस का ख़त रवाना कर दिया। इसका मतलब है ये तैयार होकर बैठ गया कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन क्या ख़त अगले दिन पहुंच जाएगा? ख़त अब पहुंचेगा फ़र्ज़ करें 2 अगस्त को।
ए ने 28 मई को ख़त रवाना किया और जुलाई की 15 को ए ने किसी और से माल ख़रीद के उसको $1 मिलियन दे दिए, तो क्या किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है? किसके साथ? बी के साथ। क्या नाइंसाफ़ी हुई है? हाँ, अब देखें, जब ख़त है और टाइम नहीं बताया हुआ तो फिर हम एक रीज़नेबल टाइम सोचेंगे। तो जो ख़त आने में 1 महीना ले रहा है, जाने में भी 1 महीना लेगा। एक्सेप्टेंस के लिए बंदा थोड़ा सा सोचता तो है, उसने मतलब $1 मिलियन का है, लाख केजी का ऑर्डर है, तो अगर 3-4 दिन प्रोसेसिंग में लगा के 1 महीना डिलीवरी में हो जाए तो इवन हम 2 महीने तक भी जवाब आ जाए तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई ख़तों के ज़माने में तो ऐसे ही होता है। तो बी ने तो अपनी तरफ से सब कुछ सही किया है, रवाना भी कर दिया, सामान रख के बैठा हुआ भी है और उसे लगता है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका है। ऑफ़र आई थी, मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया। ये तो ज़माने के मसले हैं ना कि ख़त पहुंचने में टाइम ले रहा है। तो ए को चाहिए था कि ख़त भेजने के बाद रीज़नेबल टाइम इंतज़ार करता, सोचता मेरा ख़त पहुंचेगा कब, वहाँ कितना टाइम लगाएगा, वहाँ से वापस कितने अरसे में आएगा, तो ए को 3-4 महीने बाद किसी और से डील कर लेता, हमें दुख ना होता। लेकिन ए ने इस वक्त बी के साथ नाइंसाफ़ी की है, तो अब लॉ बी को बचाएगा कैसे? बड़ा मज़ेदार तरीका है। ऑफ़र अगर ख़त से भेजी जाती है तो वो किस दिन कम्युनिकेट मानी जाती है? जब वो ख़त पहुंच जाता है, उस दिन ये दोनों के दोनों ऑफ़र पे बाउंड हो जाएंगे। एक्सेप्टेंस में रूल डिफरेंट है। लॉ ये कहता है कि अगर एक्सेप्टेंस का ख़त रवाना हो गया, ऑफरर बाउंड हो गया है। उसने 2 जुलाई को ख़त रवाना किया है ना, तो कानून ये मान लेगा कि ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट 2 जुलाई को क्रिएट हो गया, हालांकि भी उसने जवाब देखा भी नहीं है। लेकिन कानून ने उसे बचाने के लिए क्या रूल रखा? ख़त वो रवाना करेगा, ये बाउंड हो जाएगा। कुछ समझ आई बात? लेकिन एक मज़ेदारी की बात है, जिसने ख़त रवाना किया उसे तो पता है ख़त में क्या लिखा है, जिस तक ख़त पहुंचना है उसे तो नहीं पता ख़त में क्या लिखा है। तो बी अभी तक अपनी एक्सेप्टेंस पे बाउंड नहीं है। बी किस दिन अपनी एक्सेप्टेंस पे बाउंड होगा? जब ए पढ़ लेगा, जब ए के पास पहुंच जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात है, इसको ख़त मिलेगा, वो बाउंड हो जाएगा, वो ख़त रवाना करेगा, ये बाउंड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट उस दिन क्रिएट होता है जब ऑफर एक्सेप्टेंस की कहानी पूरी हो गई हो। ए की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा 2 जुलाई को, ए की नज़र में 2 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, और बी की नज़र में 2 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। रूल समझ आया? तो एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज पर ऑफरर, उस दिन जिस दिन ऑफरी ने ख़त रवाना किया, और एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज पर ऑफरी उस दिन जब ऑफरर को ख़त वापस मिल गया। ये डायग्राम समझ आ रही है तो ये रूल समझ आ जाएगा। क्या डायग्राम समझ आ रही है? तो ऑफ़र कम्युनिकेट होती है जिस दिन पहुंच जाए। एक्सेप्टेंस दोनों की नज़र में अलग अलग दिन होता है। जो भेजता है, जिस वक्त वो भेज रहा है, ऑफरर बाउंड हो जाएगा, उसकी नज़र में कंप्लीट हो जाएगी, और जब ऑफरर को पहुंचेगा एक्सेप्टर बाउंड हो जाएगा। 28 को खत भेजा है और 30 तारीख को दोबारा एक और खत भेजा। बड़ी मज़े की बात, यहाँ से अगले टॉपिक में हम दाखिल हो जाएंगे, फिर सारे भाई को मारेंगे बाहर निकल के। भाई ने एक सवाल पूछा कि अगर आपने एक्सेप्टेंस का खत रवाना कर दिया और अभी वो रास्ते में है और पीछे से आप एक तेज़ी से एक और खत रवाना कर दें। पुराने ज़माने में ये भी होता था, जैसे आजकल होता ना सादा खत और TCS, तो उस वक्त एक खत होता था जो ऊँटों पे जाता था, एक खत होता था जो तेज़ रफ्तार घोड़ा लेके जा रहा होता था, और जहाज़ भी कोई आज के दौर की चीज़ नहीं है, बड़े पहले अरसे में बन गए थे, तो जहाज़ के थ्रू 2 दिन में भी खत पहुँच जाता था। कबूतर भी होते थे, तो अलग अलग ऑप्शंस थी। तो कहने का मतलब आपने एक्सेप्टेंस रवाना कर दी है, अब आपका दिल कर रहा है मैं एक्सेप्टेंस रोक लूँ, जब तक उसे नहीं पता लगा आप बाउंड नहीं हुए। ए ने 2 जुलाई से उसके भेजने से पहले अपने ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए
ये भाई ने दोबारा वही बात की जैसे सारे फंस जाएंगे। इसका मतलब है ये भाई दो और ख़तों का जिक्र करें, मैं भी दो शुरू के ख़तों का जिक्र करूँ। मैं ऑफ़र के ख़त का जिक्र करूँ, एक्सेप्टेंस के ख़त का जिक्र करूँ। ये ऑफ़र की रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस की रिजेक्शन के ख़तों का जिक्र कर रहे हैं। तो अभी जो दो जुमले पढ़ेंगे उसके बाद जो टॉपिक होगा वो एग्जैक्टली ये है कि ऑफ़र रिवोक कैसे होगी और एक्सेप्टेंस रिवोक कैसे होगी और इसकी टाइमलाइन कैसी है। सेम है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल मानी जाती है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, अभी भाई वाले सेकंड लेवल पे नहीं जाते। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट का मतलब है एज पर प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ। प्रपोजर ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस उस दिन कंप्लीट हो जाएगी जब ये वाले भाई ने खत रवाना कर दिया है। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ। एक्सेप्टर के नज़दीक कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी? When it comes to knowledge of। इसी जुमले को बदल देते हैं। Contract is complete as per offerer when acceptance is put in course of transmission। Contract is complete as per offerer as per acceptor when acceptance reaches offerer। तो एक बात हमें समझ आ गई कि दोनों बंदों की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने का टाइम अलग है। ए की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है 2 जुलाई को, ये ए की नज़र में है, और बी की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हुआ है? क्या बात समझ आ रही है? अच्छा सोच के बताएं, ऑफर किसका डॉक्यूमेंट है, ए का या बी का? ए का। एक्सेप्टेंस किसका डॉक्यूमेंट है? बी का। ऑफर देने वाला अपनी ऑफर अपनी नज़र में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने से पहले पहले रिवोक कर सकता है। ए ने खत भेजा हुआ है 28 मई को, 28 जून को पहुंचा, लेकिन ए फंसा किस दिन? अगर ए इस ऑफर का रेवोकेशन कैंसलेशन लेटर इस तारीख से पीछे पहुंचा दे तो ऑफर ख़त्म हो जाएगी। बट ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद ख़त्म नहीं हो सकती, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट अगर 30 को भेजा है तो डिलीवरी ही लेट हो जाती है, तो फिर ठीक है, सही है, हम तो डिलीवरी को ही काउंट कर रहे हैं। 2 जुलाई से पीछे अगर डिलीवरी पहुंच गई खत की तो बच जाएगा। ये नहीं पहुंची तो जो बंदा अपनी ऑफर भेज रहा है और ऑफर की रेवोकेशन भेज रहा है वो कोशिश करेगा कि रेवोकेशन तेज सवारी से भेजे। तो एक ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? ऑफर इस बंदे की नज़र में एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक हो सकती है। डिलीवरी मोड में ही कोई इश्यूज आ गए हैं, ठीक है, इवन तो जिस कंपनी के डिलीवरी मोड में अगर कोई इशू आ गए, हमने जिस कंपनी के थ्रू भेजा वो रास्ते में कुछ उनके साथ मसला हो गया, आंधी तूफान बारिश आ गई, कसूर बी का भी तो कोई नहीं है ना। बी को एक खत मिला, उसने सामान इकट्ठा किया, खत रवाना कर दिया। 6 दिन बाद एक बंदा पहुंचा भीगा कि जी बारिश बड़ी थी, मैं रास्ते में भीग गया था, ये इनकार आया आपके लिए। वो एक्सेप्ट कर चुका हुआ है, वो रवाना कर चुका हुआ है। रवाना करने का मतलब है फंस गया ए। तो ये उस ज़माने के कवानीन हैं जिस वक्त ख़तों पे बात होती थी और हम बिला वजह से पढ़ रहे हैं चूँकि हमारे सिलेबस में। तो ये बात समझ आई? अब सोच के बताएं, एक्सेप्टेंस किसका डॉक्यूमेंट है? बी का। और बी कॉन्ट्रैक्ट पे बाउंड किस दिन हो रहा है? 2 जुलाई। बी इस दिन बाउंड हो रहा है। तो बी अपनी एक्सेप्टेंस कब तक कैंसिल कर सकता है? इससे पीछे। तो अगर आपसे कोई पूछे कोई चीज़ रिवोक कब तक हो सकती है, आप कहेंगे उस बंदे की नज़र में जिस दिन एक्सेप्टेंस हुई है ना, वो उससे पहले पहले रिवोक कर सकता है। ऑफर देने वाला ऑफर को रिवोक करता है, एक्सेप्टेंस देने वाला, तो ऑफर देने वाला ऑफर को एक्सेप्टेंस के रवाना होने से पहले पहले तक रिवोक कर सकता है, और एक्सेप्टेंस वाला एक्सेप्टेंस के पहुंचने से पहले पहले रिवोक कर सकता है। बस ये टेक्निकल बात है, और इसी की अगर हम इंग्लिश देखें तो बात बन जाएगी। अगर बी की तरफ से डॉक्यूमेंट है उसको पहुंचा है, ए ने उसको पढ़ा नहीं, अगर ए ख़त पहुंच गया और उसने पढ़ा नहीं है, पुराने ज़माने में ना ये साबित होना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि ख़त पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया। तो रूल ख़त पढ़ना नहीं होता था, ख़त का पहुंचना होता था। ऑफर में याद है हमने कहा था व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, एक्सेप्टेंस में हमने कम्स टू नॉलेज नहीं कहा, एक्सेप्टेंस में क्या कहा है?
जब रवाना हो जाए, जब जल पड़े, जब पहुंच जाए। हमने ये नहीं कहा जब ख़त खोल के पढ़ा जाए। तो एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन में ख़त का पहुंचना या ख़त का रवाना होना इंपॉर्टेंट है, वरना साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ख़त पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। और अगर लेटर और रेवोकेशन वाला इकट्ठे पहुंच जाए तो रेवोकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब रेवोकेशन मान ली जाएगी। ख़त भी पहुंच गया, रेवोकेशन भी आ गई, तो माना जाएगा दोनों इकट्ठे पढ़े गए और ऑफ़र पढ़ते साथ ही उसकी रेवोकेशन हमें पता लग गई थी, तो ख़त्म। क्योंकि ऑफ़र में तो कहानी आसान है, ऑफ़र पढ़ते साथ ही रेवोकेशन आ गई, आपने कौन सा अभी तक एक्सेप्टेंस दे दी थी, तो वो कवर हो जाता है। तो जिसको भी अपना डॉक्यूमेंट रिवोक करना है उसको क्या करना होगा, ज़्यादा तेज़ रफ्तार तरीके से उसको पहुंचाना होगा। पहले ज़्यादा जो सबसे तेज़ मोड है उसमें भेजिए, अगर सबसे तेज़ मोड में भेजिए, इसका मतलब आप शुरू से इतने तेज़ थे कि आपने वापसी का रास्ता ही नहीं रखा। तो इतनी तेज़ी ज़रूरी नहीं होती लाइफ में, थोड़ा हौसला रखना होता है, इतना आगे तक नहीं पहुंचना होता कि उसके बाद कहेंगे अब तो वापसी का वो मुश्किल ही हो गया है। बैकअप्स रखने होते हैं। जैसे सीए के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि वो आगे जाते जाएं सोची ना कि और भी कोई ऑप्शन हो सकती है, नहीं। खैर इधर वापस आते हैं, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, एक proposal may be revoked at any time before acceptance or communication of acceptance is complete as against the proposer but not afterward। जुमले पेचीदे हैं। ऑफर देने वाला अपनी ऑफर को तब तक रिवोक कर सकता है जब उसकी नज़र में एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, यानी कि एक्सेप्टेंस रवाना होना शुरू हो गई। क्या बात समझ आई? और एक्सेप्टेंस का क्या रूल है? An acceptance can be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as per the acceptor but not afterward। तो टोटका ये है कि जिस बंदे ने अपना डॉक्यूमेंट रिवोक करना है उसकी नज़र में एक्सेप्टेंस किस दिन हुई है। ऑफ़र देने वाले ने ऑफ़र रिवोक करनी है, मेरी एग्जांपल में ऑफ़र देने वाले की ऑफ़र किस दिन, ऑफ़र देने वाले के नज़दीक एक्सेप्टेंस किस दिन हुई है, ऑफ़र देने वाले की नज़र में एक्सेप्टेंस किस दिन हुई है, जिस दिन रवाना हुआ है। तो ये अपनी ऑफ़र को किस दिन से पहले रिवोक कर सकता है? ये वाले भाई के नज़दीक एक्सेप्टेंस किस दिन कंप्लीट हुई है, ये एरो, तो ये अपनी एक्सेप्टेंस कब से पहले तक ख़त्म कर सकता है। तो आसान अल्फाज में ऑफ़र या एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने से पहले ख़त्म हो सकती है। और कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट होता है? जब एक्सेप्टेंस हो जाती है। एक्सेप्टेंस कब होती है? सवाल ये है कि उसकी नज़र से देख रहे हैं, उसकी नज़र से, उसकी नज़र से ये ख़त भेजेगा तो वो बाउंड, और इसकी नज़र में तो जिसके हाथ में ख़त होता है वो नहीं, दूसरा बंदा बाउंड होता है। ये ख़त भेजता है वो बाउंड हो जाता है, उसे ख़त मिलता है ये बाउंड हो जाता है। तो ये हैं हमारे 150 साल पुराने कवानीन, जिसमें ख़तों के बारे में हम वो कर रहे हैं कि अगर ख़तों के दौर में होगा सब कुछ तो कैसे होगा। पुराने ज़माने में एक और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता था कि एक और सेंटर पे आप जितने भी ऑफर्स और लेटर्स वगैरह जमा होते थे वो फिर आगे खुद तरसील करते थे, उसकी तरसील करते थे। ये कह रहे हैं कि पहले ये होता था कि एक जगह चीज़ें पहुंच जाती थी, वो तरसील करते थे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है उस बंदे तक ख़त किस दिन पहुंचा, जिस मर्जी रास्ते से पहुंचा, उस बंदे तक कब पहुंचा, वो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर ऑफर का लेटर उनके पास आया, उसने ऑन द स्पॉट ये फास्टेस्ट वे से अपना रेवोकेशन लेटर भी भेज दिया, ठीक है, बट उस ट्रांसमिशन कंपनी ने उसका ऑफर वाला लेटर पहले भेज दिया और रेवोकेशन वाले में देर कर दी। बात ये कि बी का तो कोई कसूर नहीं ना, एक इन निज़ाम तरसील में कोई ख़राबी थी, बी का तो कोई कसूर नहीं। बी ने ख़त देखा, बी ने सामान तैयार करके, ट्रांसमिशन कंपनी की जिम्मेदार है। ट्रांसमिशन कंपनी किसको जिम्मेदार है? ए को, उसने ए के साथ धोखा किया है। बी तो बेचारा मासूम आदमी है ना, बी और ए की दुनिया में तो बी कहेगा मैंने भाई एक्सेप्टेंस दे दी थी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मुझे जुर्माना दो। हाँ, ए को जो जुर्माना होगा फिर ए अपने उस कोरियर को पकड़ेगा कि तुम्हारी वजह से मुझे जुर्माना होगा, लेकिन इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट आपस में क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से भाई क्या पूछ रहे थे? क्या आप इस पेपर में इंपॉर्टेंट आई कि आपने एक दफ़ा इसके बारे में सवाल पूछा है, एक सिनेरियो सा बनाया कि बताओ ये कैसे हो जाता है। क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, लेकिन चूंकि वो पढ़ा रहे हैं और किताब में मौजूद है तो एग्जामिनर ये ज़रूर मानता है कि ये बच्चे को आना चाहिए। तो पढ़ाते हुए मैं दुख का इजहार ज़रूर कर सकता हूँ कि ये पुरानी बात पढ़ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये पढ़ना ज़रूरी है। जैसे हम सिनेरियो में डिस्कस करें वैसे ही अपने अल्फाज में लिखते हैं, जैसे सिनेरियो में डिस्कस करें क्या वैसे ही अपने अल्फाज में लिख दें। इसके लिए कल सैटरडे वाला ड्राफ्टिंग सेशन, जिसमें
आपको ड्राफ्टिंग के बारे में बताया जाएगा कि इसमें से सवाल कितनी तरह के आए हैं। यानी हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते के एंड पे, अगर टाइम ने गुंजाइश दी तो हम एक ड्राफ्टिंग का सेशन रखें। उस वीक जो हमने पढ़ा है उसके जितने पास पेपर्स हैं वो आपको दिखाए जाएँ कि ये पास पेपर है, देखो इस तरह से सवाल आए हैं, इसको आपने यूं करके ड्राफ्ट करना था, इसको इस तरह से करके लिखना था। तो आपको समझ आ जाएगा कि एक चैप्टर करने के बाद हमसे सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो फिर अंदाज़ा होगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है ये। रट्टा पूछें तो थोड़ा सा बोरिंग है वो याद करना, लेकिन अगर लॉजिकल सवाल हो तो पहेली की तरह से होता है। जैसे भी मैंने एग्जांपल दी कि उसका बटवा उसके पास रह गया था, इसी तरह के केस हैं। जैसे मैंने कहा था एक बंदे ने दूसरे से फ्लैट खरीदा और उसकी किस्तों में करना शुरू कर दिया, इसी तरह के सवाल होते हैं। तो सवाल किस तरह से होंगे, इसको ड्राफ्टिंग करते वक्त हमने क्या एहतियात करनी है, उसके लिए इंशाल्लाह ताला कल आपका ड्राफ्टिंग वाला सेशन हो जाएगा। नहीं, कल हम एक्स्ट्रा नया नहीं पढ़ रहे होंगे, हमने जो भी पढ़ा है उसको कंप्रीहेंड करना है। उसमें पास पेपर्स और ड्राफ्टिंग वगैरह के आप लिखेंगे कैसे, पेपर में क्या एहतियात करेंगे। तो मैंने कहा कि बीच में उसमें जो उस कैंपस में जिनका बिज़नेस लॉ का बैच है वो सर जो है वो ड्राफ्टिंग स्पेशलिस्ट हैं, वो आके फिर आपको लिखवा के और साथ साथ चेक भी कर रहे होंगे। और अगर इतने से बच्चे हैं तो सारों की राइटिंग चेक कर लेंगे। सर कल ट्यूसडे का पढ़ लें और मंडे के टेस्ट के बाद ड्राफ्टिंग लें जी। उन्होंने कहा अगर हम कल ट्यूसडे का पढ़ लें, यानी कल वो पढ़ लें जो हमें ट्यूसडे को पढ़ना था, और उसके बाद फिर टेस्ट और टेस्ट के बाद ड्राफ्टिंग, तो फिर तो सारी कहानी आउट हो जाएगी। यानी कल जो पढ़ेंगे आप सोचेंगे टेस्ट में तो आना नहीं है, वो फिर फ्लो सारा आउट हो जाता है। तो हम एक पूरे वीक का ना एक मैप बनाते हैं कि एक वीक में ये टॉपिक है, टॉपिक ख़त्म हुआ, अगर ख़त्म हो गया तो उसकी ड्राफ्टिंग सेशन हो गया, नहीं ख़त्म हुआ तो ड्राफ्टिंग सेशन की जगह मैंने क्लास में हल्के से पास पेपर डिस्कस कर दिए। टॉपिक ख़त्म हुआ, वीकेंड पे आपने तैयारी की, मंडे पे एक प्यारा सा टेस्ट दिया, ट्यूसडे को दोबारा मुझे मिले, मैंने उस टेस्ट को डिस्कस किया एक एक करके कि क्या लिखना था, और फिर हमने एक फ्रेश माइंड से एक नया चैप्टर स्टार्ट किया। जो चैप्टर बड़ा होगा वो ज़्यादा वीक पे स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन जो छोटा चैप्टर होगा वो कोशिश होगा कि एक हफ्ते के अंदर कवर हो रहा हो। तो फिर इसका मतलब है कि मेरे जहन में ये टारगेट था कि शायद रेवोकेशन के रूल्स की तरफ हम कल आएँ और कल उसके साथ ड्राफ्टिंग हो जाए। लेकिन आज आप लोगों के शुरू में जब 5-4.5 मिनट में सारे सवाल जवाब ख़त्म हो गए तो मुझे नज़र आ गया कि हमारे पास मार्जिन निकल आया है। एक छोटी सी बात है, रेवोकेशन हर बंदे की नज़र में कब होती है? जो भेज रहा होता है उसकी नज़र में उसने आज भेजी तो वो सोचता है मैंने आज रिवोक की है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट दूसरा बंदा है जिसको मिलनी है। तो द पर्सन जिसको की जा रही है, जब उसके नॉलेज में आ जाता है तो फिर मान लिया जाता है कि उस तक रेवोकेशन पहुंच गई। तो ये इतनी अहम बात नहीं है जितनी अहम बात वो वाली है। तो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली 2 टेक्निकल रूल हैं, रेवोकेशन वाला और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन वाला, और दोनों सेम रूल है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन का ही जो दिन है एग्जैक्टली वही दिन है जिससे पीछे आप रिवोक कर सकते हैं। तो आप जब घर जाके इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर कुछ आपके जहन में बातें आएंगी, चीज़ें होंगी, और फिर जब आप कल देखेंगे कि पास पेपर्स किस तरह से आए हैं, और फिर जब आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे तो कोशिश करना ये लिखने वाली क्लास से भागना नहीं है। इसमें ना आपको थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस डेवलप होगी, चांस मिलेगा कि एक बंदा अदर देन टेस्ट आपके स्क्रिप्ट को चेक करे और आपको बताए कि आप छोटी छोटी क्या गलती कर रहे हैं। डन। तो ये था हमारा प्यारा सा चैप्टर। दुआ करें जब अगली वीक आए तो किताब आ चुकी हो, ना आई तो इसी तरह से आपके पास एक और हैंड आउट आया हुआ होगा। जब तक किताब आए तो हमें बड़ा दिल है कि किताब आए ताकि हमें हैंड आउट्स ना देने पड़े, किताब तो देनी है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अच्छा रहा पूरा वीक, देखते हैं, हो सकता है वीकेंड पे आप लोग बैठ के सोचें यार मैं बीलॉग क्यों पढ़ रहा हूँ। तो जो मतलब मंडे आखिरी दिन है, मंडे तक आप लोग अपना सब्जेक्ट जाके चेंज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। उसके बाद फ्रंट ऑफिस वाले भी कहेंगे कि बस हो गई हमारी, मतलब कितने बच्चे आप भेजेंगे, मैं हर दिन क्लास में से जाके बच्चे उठा के भेज देता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा।